प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। हमने भूगोल की परिभाषा की बात की और भूगोल की परिभाषा से होते हुए हमने आर्थिक भूगोल की परिभाषा की बात की। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की कि आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की वह शाखा है जिसका संबंध मानवीय आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है। हमने इन्हीं बातों का आर्थिक भूगोल का जो स्वरूप है या आर्थिक भूगोल का स्वरूप कैसे परिवर्तित हुआ उसको देखते हुए और आर्थिक भूगोल की जो परिभाषाएं प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा दी गई हैं उनकी चर्चा शुरू की थी। हमने जर्मन भूगोलवेत्ता गोट्स की आर्थिक भूगोल की परिभाषा की चर्चा की। हमने R.E. मर्फी की आर्थिक भूगोल की परिभाषा की चर्चा की। अब आज हम आगे बात करते हैं। अमेरिकी भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर ने भी आर्थिक क्रियाओं की भिन्नता पर बल देते हुए आर्थिक भूगोल को इस प्रकार परिभाषित किया है। उन्होंने कहा, आर्थिक भूगोल भूतल पर संपत्ति के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबंधित मनुष्य की क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन है। ये बहुत बड़ी बात है, या ये कहना चाहिए कि ये सारे आर्थिक भूगोल को ये परिभाषा अपने आप में समेटती है। जब अलेक्जेंडर ये कहते हैं कि भूतल पर, समस्त पृथ्वी के धरातल पर संपत्ति के उत्पादन मतलब प्रोडक्शन इसके अंतर्गत आता है, विनिमय उसका आदान प्रदान और उपभोग और उसका जो कंजम्पशन किया जाता है, ये तीनों चीज़ें आर्थिक भूगोल में सम्मिलित हैं। तो इन तीनों तत्वों से संबंधित मनुष्य की क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन है। इसका मतलब ये है कि आर्थिक भूगोल में दो पक्ष हैं। एक तो ये है कि आर्थिक भूगोल में किन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाए। तो ये तीन प्रकार की क्रियाएं आर्थिक भूगोल में सम्मिलित की जाती हैं। मानव के द्वारा उत्पादन, विनिमय एवं उपभोग। जब उत्पादन हो गया किसी वस्तु का, चाहे वो कृषि उत्पाद हो, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से प्रोडक्शन हो, किसी भी तरह का, एक तो उत्पादन कैसे, कहाँ हुआ, किन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके हुआ, उसका अध्ययन आर्थिक भूगोल करता है। फिर इस उत्पादन से प्राप्त उत्पाद का विनिमय का मतलब है आदान प्रदान, यानी वो उत्पाद कहाँ कहाँ किस रूप में भेजा जाएगा, कहाँ किस रूप में उसको लिया दिया जाएगा, उसका प्रवाह होगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन। इस ट्रांसपोर्टेशन या कौन सा उत्पाद कहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा से कमी वाले क्षेत्र की तरफ भेजा जाएगा और हो सकता है कि उस कमी वाले क्षेत्रों में किसी अन्य उत्पाद की अधिकता हो, तो वहाँ से वो उत्पाद उस उत्पाद की कमी वाली क्षेत्रों की ओर भेजा जाएगा। इस तरीके का जो एक्सचेंज है, वस्तु विनिमय, और बाद में जब मुद्रा का स्वरूप आया या मुद्रा का वो आया, इसमें सम्मिलित हुआ, आविष्कार हुआ, तो उसके बाद मुद्रा के रूप में विनिमय की परिस्थितियों का अध्ययन आर्थिक भूगोल करता है। और तीसरा है उपभोग। मार्केट कहाँ है, कहाँ डिमांड है, कहाँ कितनी डिमांड है और कहाँ कितनी सप्लाई संभव है, ये जो मांग और आपूर्ति, इसका जो स्वरूप है, इसका अध्ययन, उपभोग का अध्ययन, इस सब का अध्ययन आर्थिक भूगोल करता है। तो एक तो ये तीनों तत्व इसमें सम्मिलित हैं, और दूसरा मनुष्य की क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नता। इन तीनों से संबंधित जो भी मनुष्य क्रिया करता है, चाहे वो उत्पादन संबंधी करे, चाहे वो विनिमय संबंधी करे, चाहे वो उपभोग संबंधी करे, इन सभी का से संबंधित जो मानव की क्रियाएं हैं, उनके क्षेत्रीय भिन्नता का मतलब पृथ्वी के धरातल पर किस रूप में, किस प्रदेश में कैसे ये गतिविधियां वितरित हैं, इनका अध्ययन आर्थिक भूगोल करता है। तो ये आर्थिक भूगोल को पूर्णतः परिभाषित करने वाली परिभाषा है, तो उसके संपूर्ण स्वरूप पर परिभाषित करने वाली परिभाषा है। फिर जब ये कहते हैं कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ एरियल वेरिएशन ऑन द अर्थ सरफेस इन मेन्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग, एक्सचेंजिंग एंड कंज्यूमिंग वेल्थ। रुडोल्फ बेटगेंस के अनुसार आर्थिक भूगोल भूतल की पूर्ति और आर्थिक मानव के मध्य होने वाली अंतरक्रिया का, विशेष रूप से इस अंतरक्रिया से उत्पन्न सार्थक परिणामों की व्याख्या के दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल भूतल की पूर्ति और आर्थिक मानव के मध्य होने वाली अंतरक्रिया का, विशेष रूप से इस अंतरक्रिया से उत्पन्न सार्थक परिणामों की व्याख्या के दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। आर ब्राउन के अनुसार, इन्होंने नियतिवाद से प्रभावित अपनी परिभाषा रखी है। इनके अनुसार आर्थिक भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है।
अब भौगोलिक पारिभाषिक शब्दकोश जो 2007 में प्रकाशित हुआ, उसमें RN सिंह और SD मौर्य ने आर्थिक भूगोल को जो परिभाषित किया, उन्होंने कहा आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें भूतल पर मानवीय आर्थिक क्रियाओं में एक स्थान पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब आर्थिक भूगोल कि अगर हम सारी, इसके बाद हम प्रकृति की बात करेंगे, आर्थिक भूगोल की अगर समस्त परिभाषाओं को हम विश्लेषित करें, समस्त विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का विश्लेषित करें, तो आर्थिक भूगोल की जो परिभाषा निकल कर आती है वो ये है कि आर्थिक भूगोल 3 तरह की गतिविधियों, मतलब मानव की जीवन यापन करने की जितनी भी विधियां हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इन प्रक्रियाओं में यह उत्पादन की बात करता है, यह उत्पादन की प्रक्रियाओं को सम्मिलित करता है, यह विनिमय की, परिवहन की प्रक्रियाओं को सम्मिलित करता है और उपभोग की प्रक्रियाओं को सम्मिलित करता है। और ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं ये विश्व के या पृथ्वी के धरातल पर किस प्रदेश में, किस रूप में, किस स्वरूप के साथ संपादित होती हैं और कितनी इंटेंसिटी के साथ संपादित होती हैं, इन सब का अध्ययन आर्थिक भूगोल अपने परिक्षेत्र में करता है। ये आर्थिक भूगोल की परिभाषा है। और मानव भूगोल आर्थिक भूगोल के बिना अधूरा है, क्योंकि मानव और प्रकृति के मध्य जो संबंध स्थापित होता है, जिसमें मानव प्रकृति द्वारा प्रदत्त साधन को संसाधन में परिवर्तित करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करता है, वो स्वरूप अगर नहीं स्थापित होगा तो हम मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप की बात नहीं कर सकते। इसलिए इस स्थापना के लिए आर्थिक भूगोल के अध्ययन की आवश्यकता है। इसीलिए एक भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हम आर्थिक भूगोल को कहीं भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है भूगोल की। और आगे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जो मानव जीवन से संबंधित हैं, मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, वे सब आर्थिक भूगोल के स्वरूप पर ही आधारित हैं। इवन रीजनल ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो किसी भी रीजन के भौतिक परिदृश्य को एक बार अध्ययन कर लें, या उन 2 हिस्सों को, सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी और उसका जो क्लाइमेटिक स्वरूप है, जो उसका फिजियोग्राफिक स्वरूप है, उसके अध्ययन के अलावा बाकी हर चीज़ आर्थिक भूगोल के परिक्षेत्र के अंतर्गत आती है। और जो फिजियोग्राफी और क्लाइमेट है वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस आर्थिक स्वरूप को ही प्रभावित करता है और उससे प्रभावित होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानव प्रकृति से प्रभावित होता है, मानवीय क्रियाएं प्रकृति से प्रभावित होती हैं। अधिकांश परिभाषाओं में हमें नजर आता है कि पर्यावरण किस तरीके से मानवीय गतिविधियों को निर्धारित करता है या प्रभावित करता है, क्योंकि ये अधिकांश विद्वान नियतिवादी दृष्टिकोण से या उस समय में इसको परिभाषित करते हुए हमें मिलते हैं जब नियतिवाद हावी था, या ये कहना चाहिए कि तब मानव की क्रियाओं के पर्यावरण पर प्रभाव इतने नजर नहीं आने लगे थे। लेकिन 1970 के दशक के बाद जब आप मानव और पर्यावरण संबंधों का अध्ययन देखते हैं तो हमें उस परिदृश्य में नजर आता है कि मानव भी अपनी गतिविधियों से पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, बल्कि कहना चाहिए कि दुष्प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे में मानव और पर्यावरण के मध्य जो अंतर क्रिया है, जो अंतर प्रभाव है, उसका अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाना चाहिए। यह आर्थिक भूगोल में एक अभिनव प्रवृत्ति है कि हमें इस रूप में भी आर्थिक भूगोल का अध्ययन करना चाहिए कि आर्थिक क्रियाएं कैसे मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं कैसे पर्यावरण को प्रभावित कर रही हैं, तभी हम भावी नियोजन कर सकते हैं। और आर्थिक भूगोल का स्पेशली जो टारगेट है अध्ययन करने का, जो गोल है, वो ये है या उद्देश्य है कि हम भावी नियोजन कर सकें। हम जिस विकास की बात करते हैं, जिस आर्थिक विकास की बात करते हैं, वो विकास तब तक अधूरा है जब तक कि हम सतत विकास की, जिसकी बात हम बाद में करेंगे, सतत विकास को आपको डिटेल में मैं बाद में समझाऊंगी, जिसमें हम संसाधनों के संरक्षण को साथ लेते हुए भविष्य के लिए नियोजन कर सकें। तो इसलिए आर्थिक भूगोल अपने आप में इन सभी चीज़ों को समेटती है। मानव पर्यावरण संबंधों, मानव पर्यावरण अंतरक्रिया, मानव पर्यावरण अंतर प्रभाव का अध्ययन करती है। इस रूप में हम आर्थिक भूगोल को परिभाषित कर सकते हैं। इसके आगे आर्थिक भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र पर आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।